राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। वेलकम टू NCERT वी यूपीएससी दोस्तों। NCERT वी यूपीएससी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लुक चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस CBSE चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। दिस इज वीडियो नंबर 2 पार्ट 2। ये जो वीडियो है पार्ट 2, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लिंक देख सकते हैं, ऊपर टिकर में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके पार्ट 1 जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम जो पार्ट 1 में हमने कर लिया था और पार्ट 2 में हम स्टार्ट करने वाले थे टॉपिक महात्मा गांधी सेक्रीफाइस। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था। वी जस्ट in the previous video we just discussed about the 3 challenges, important challenges faced by India after independence। इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया के सामने जो 3 important challenges थे वो हमने डिस्कस किए थे अब तक, और कैसे उसको टैकल किया गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, इंडिया के द्वारा। अब देखिए अगला जो है इम्पॉर्टेंट, जैसे हम वीडियो पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था, पार्टीशन हो गया था। पार्टीशन के बाद में पूरा कैओस था, एक तरीके से अव्यवस्था थी, एंड लॉट्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल डाइड एंड देयर वर मिलियंस ऑफ पीपल हु वर डिस्प्लेस्ड, है ना। बहुत सारे लोगों को इधर से उधर मूव होना पड़ा, पाकिस्तान से इधर आए, बहुत लोग इधर से वहाँ गए। सो इसी ड्यूरेशन में जब दंगे चल रहे थे, तो राइट्स हो रहे थे, तो 15 अगस्त 1947 को गांधी जी ने जो इंडिपेंडेंस डे फंक्शंस हो रहे थे अलग अलग जगह, उनमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ही जस्ट वेंट टू कोलकाता। ही कोलकाता में थे वो, और कोलकाता के अंदर क्योंकि वहाँ पे बहुत दंगे हो रहे थे, और जहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे बता रहा है, ही वॉज इन कोलकाता इन द एरियाज विच वॉज टॉर्न बाय ग्रूसम राइट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो कोलकाता के वो इलाके जहाँ पे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में राइट्स, दंगे हो रहे थे, उन इलाकों में जो है महात्मा गांधी थे। उन इलाकों को विजिट किया उन्होंने। ही वॉज सैडेंड बाय द कम्युनल वायलेंस and disheartened that non-principles of ahimsa, that is and satyagraha that he had lived and worked for had failed to bind the people in troubled times। उनके जो खुद के आइडियल्स थे, खुद के आइडियाज़ थे कि नॉन वायलेंस का होना, वायलेंस नहीं होना, हमें जो है आज़ादी मिलकर एक साथ में मनानी एक तरीके से, चाहे इफ़ यू बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन वी ऑल आर यूनाइटेड, वो जो है वो एक तरीके से शैटर्ड हो गए थे। इनके जो ड्रीम थे महात्मा गांधी के, किस तरीके से दंगे हो रहे थे, हज़ारों लोग मारे जा रहे थे। Therefore he was very saddened. He did not celebrate in the time of Independence Day celebrations which happened in different areas। तो इन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया। अगले महीने गांधी जी जो है सितंबर में वापस दिल्ली आ गए कोलकाता से। फिर वो क्या करते थे, उनका एक रूटीन था कि सभा ऑर्गेनाइज करना अपने दिल्ली के आश्रम में जो है। इस तरीके से देखिए आगे इसमें एक पॉइंट दे रहा है आपको कि नेक्स्ट मंथ गांधी जी मूव टू दिल्ली विद लार्ज स्केल वायलेंस एंड डिरप्टेड। तो यहाँ पे भी दिल्ली के अंदर भी बहुत वायलेंस हुआ था, बहुत दंगे फसाद हुए थे। एंड ही वॉज डीपली कंसर्न अबाउट एंश्योरिंग दैट मुस्लिम शुड बी अलाउड टू स्टे इन इंडिया विद डिग्निटी एज इक्वल सिटीजन्स। गांधी जी का ये मानना था कि इंडियंस, वी ऑल आर इंडियंस, वेदर मुस्लिम्स, हिंदूज, ऑल, so there must not be any kind of discrimination against the Muslims specifically, and Muslims must live here in India with dignity। मुस्लिम्स भी यहाँ पे रहें, बिल्कुल रहें, बट विद डिग्निटी ऑल्सो, ना, डिग्निटी के साथ में रहें। वो जो थे गांधी जी, ही वॉज ऑल्सो कंसर्न अबाउट रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप को लेकर भी बहुत कंसर्न थे। और इंडियन गवर्नमेंट का एक डिसीजन था, बिकॉज लास्ट वीडियो में हमने देखा तो पार्ट 1 के अंदर कि कैसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन का भी बंटवारा हो गया था, हर चीज़ का बंटवारा हो गया था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। सो ही वॉज, महात्मा गांधी वॉज अनहैप्पी विद दैट व्हाट ही सॉ एज द इंडियन गवर्नमेंट्स डिसीजन नॉट टू ऑनर इट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट्स टू पाकिस्तान। With all this in mind, he undertook what turned out to be his last fast in January 1948। देखिए जनवरी 1948 में इस सिचुएशन में क्या था, एज वी रेड इन द लास्ट पार्ट 1 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, कि सब चीज़ों का जब बंटवारा हो गया था तो इट वॉज कमिटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट दैट पाकिस्तान विल बी गिवन सम कंपनसेशन और एज रुपीज़। कुछ जो है पाकिस्तान को एज एन एसेट्स का बंटवारा क्योंकि हुआ था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कमिट किया था कि वी विल गिव यू सम जो है एसेट्स जो है वो आपको दी जाएगी, और कुछ कमिटमेंट्स किए थे, फाइनेंशियल कमिटमेंट पाकिस्तान के साथ में। लेकिन जब इतने दंगे फसाद हुए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो डिनाई कर दिया कि विल नॉट गिव एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान वाज ए न्यू बोर्न
तो एसेट्स वगैरह सबका बंटवारा हुआ था, तो आज़ादी के पार्टीशन के टाइम में एक एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने फिर बाद में मना कर दिया। एंड गांधी जी वेंट ऑन फास्ट। गांधी जी ने इस बात को लेके, अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों मना किया? बिकॉज द कंडीशंस वर वेरी क्रिटिकल, लॉट्स ऑफ पीपल डाइड एंड कंडीशंस वर वेरी हार्श। पाकिस्तान बिकेम लाइक अ एनिमी, हमारा दुश्मन बन गया एक तरीके से नया, एंड जो आज तक बना हुआ है एक तरीके से। अब इसी का विरोध करने के लिए गांधी जी जो है फास्ट पे चले गए जनवरी 1948 में। बहुत लोगों ने इसका विरोध किया कि महात्मा गांधी इज सपोर्टिंग इन अ वे टू पाकिस्तान, और महात्मा गांधी इज टिल्टेड टुवर्ड्स मुस्लिम्स। मैनी पीपल क्रिटिसाइज्ड दिस, बहुत लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, मैनी पीपल सपोर्टेड दिस। सो दिस बिकेम अ डिबेटेबल इशू काइंड ऑफ। लेटर ऑन फिर क्या हुआ, महात्मा गांधी फास्ट पे चले गए, और इसका इफेक्ट ये हुआ क्योंकि महात्मा गांधी वॉज अ वेरी बिग लीडर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। स्टिल एज यू नो दैट ही वॉज रिगार्डेड एज फादर ऑफ नेशन। तो इंडियन गवर्नमेंट लास्ट में एग्री कर गई दैट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्री टू गिव पाकिस्तान इट्स ड्यूज, कि उसके जो ड्यू हैं उसको दिया जाएगा। बहुत जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं वो उनके विरोध में आ गए गांधी जी के। दे क्रिटिसाइज गांधी जी, एंड ऑन 30th of January 1948 वन सच एक्सट्रीमिस्ट वाज नाथूराम गोडसे। वो नाथूराम गोडसे थे, तो उन्होंने भी क्या कर दिया, उन्होंने गांधी जी को आश्रम में जब थे इवनिंग प्रेयर के दौरान उन पर फायर शॉट किए, एंड ही रिसीव्ड 3 bullets एंड इंस्टेंटली ही गॉट किल्ड। वो जो है वहीं पे ख़त्म हो गए। एंड देयरफॉर 30th जनवरी जो है वो उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है गांधी जी की। सो नाथूराम विनायक गोडसे वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट हु opposed Gandhiji's favorable things which Gandhiji did after the independence of India. So there were many people who were against of the ideas of the Gandhi. However, this is a debatable issue. हम यहाँ पे सिर्फ एक डिस्कस कर रहे हैं जो आपको सीबीएसई में यहाँ पे बता रहा है कि किस तरीके से सिचुएशन थी। तो नाथूराम विनायक गोडसे ने जो है 30 जनवरी 1948 को गोली मार दी गांधी जी को। ही जस्ट गॉट किल। पूरा जो देश था वो एक तरीके से मौन किया, उसने शोक मनाया पूरे देश ने। एंड हाउएवर जो उनकी डेथ हुई थी उसके बाद में ये एंगर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस थी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनको बैन किया फॉर सम टाइम। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ दैट इज RSS दैट वाज आल्सो बैंड, बट लेटर ऑन द बैन वाज लिफ्टेड। बाद में बैन लिफ्ट कर दिया गया था इसी गवर्नमेंट के द्वारा, बट फॉर सम टाइम दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज आल्सो बैंड एंड मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर बैंड। सो that's how communal politics began to lose its appeal. एक तरीके से जो कम्युनल पॉलिटिक्स, हालांकि शुरू में उसने अपील लूज़ की, बाद में जाके कम्युनल पॉलिटिक्स हमारे आप पॉलिटिक्स के अंदर देखते हो बहुत बड़े पैमाने पर होती है। सो दिस वाज लाइक आप देख सकते हो पेपर की कटिंग, महात्मा गांधी शॉट डेड, है ना। मैनी पीपल गैदर्ड इन एन एरिया mourning Mahatma Gandhi. Now Indian Constitution जो है, Indian Constitution provides rights to all the people irrespective of caste, creed, religion, है ना, ये ध्यान रखना। Now next देखिए integration of princely states. Next topic is integration of princely states. Now first of all you must understand what do you mean by princely states. So actually princely states इंडिया जो था अंडर द ब्रिटिशर्स, इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। देयर वर मैनी स्टेट्स विच वर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। कई ऐसे स्टेट्स थे जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे उनको, है ना, अपने पॉलिटिकल एजेंट अपॉइंट करके डायरेक्टली कंट्रोल करते थे। एंड दे वर नोन एज प्रोविंसेस और ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, है ना। एंड देयर वर सम प्रिंसली स्टेट्स, और बहुत सारे क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स भी थे। दे वर रूल्ड बाय, प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय किंग्स और प्रिंसेस, है ना, लोकल जो किंग्स होते हैं उनके द्वारा रूल किए जाते थे। एंड दे वर अंडर द ब्रिटिशर्स, हाउएवर दे वर ऑल्सो अंडर द ब्रिटिशर्स, दे हैड टू पे टैक्सेस एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ टू ब्रिटिशर्स, बट दे वर गिवन सम ऑटोनॉमी। कुछ ऑटोनॉमी इनको प्रिंसली स्टेट्स को मिली हुई थी, ये ध्यान रखना। ओके, अब ये ऑटोनॉमी क्यों मिली थी, ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये ऑटोनॉमी क्यों दी थी इनको प्रिंसली स्टेट्स को? बिकॉज ब्रिटिशर्स वांटेड टू हैव कंट्रोल इन इंडिया। तो उनको पता था हमें यहाँ के लोकल राजाओं की, लोकल जमींदार जो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। सो इसलिए कई सारे उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स जो है वो इस्टेब्लिश किए और उनकी जो ऑटोनॉमी को एक्सेप्ट किया। हाउएवर वैसे अल्टीमेटली जो है कंट्रोल ब्रिटिशर्स का ही होता था, बट दे वर गिवन सम ऑटोनॉमी, कुछ ऑटोनॉमी उनको दी हुई थी, बिकॉज ब्रिटिशर्स नीडेड दीज पीपल टू रूल इंडिया। नाउ
देखिए इसमें थोड़ा रीड करते हैं हम इसको। ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू व्हाट वर कॉल्ड द ब्रिटिश प्रोविंसेस और इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, दो पार्ट में इंडिया जो है वो डिवाइडेड था। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो थे वो क्या थे? दे वर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड ऑन द अदर हैंड प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय द प्रिंसेस और द किंग्स, है ना। दे हैड सम ऑटोनॉमी, means internal, they could form some laws for their internal affairs. However, British had supremacy over them. Okay, British की paramountcy थी, supremacy थी, ये ध्यान रखना। And princely states covered around 1/3 part of the British Empire in India. अब देखो प्रॉब्लम क्या थी, अब ये हम क्यों रीड कर रहे हैं इसके अंदर, जैसे चैप्टर का नाम था आपका कि ये जो चैलेंजेस हम देख रहे हैं, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, है ना। तो चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज ये भी था, बहुत बड़ा चैलेंज था ये। आप अगर आप डिटेल स्टडी करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस में से सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज था, बहुत बड़ा टास्क था कि इंडिया डिवाइडेड था इतने पार्ट में। लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया के अंदर, 565। चलो ये एंटी वायरस का आपके नोटिफिकेशन भी आ गया। सो क्या कह रहा है आपको, प्रिंसली स्टेट्स कितने थे? अराउंड 565 जो थे आपके प्रिंसली स्टेट्स। तो इंडिया वाज डिवाइडेड इन सच अ ह्यूज, बिकॉज इंडिया वाज वेरी बिग टेरिटरी, बहुत बड़ी टेरिटरी थी, ह्यूज टेरिटरी थी। स्टिल इट वाज डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स, बहुत पार्ट में डिवाइडेड था 565। सोच के देखिए अगर ये सब एक नहीं होते, विच वी कॉल टुडे इंडिया, वी ऑल आर इंडियन, है ना, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी वी कॉल इट। अगर ये एक नहीं होते तो कितने देश होते हमारे यहाँ पे, सिर्फ एक इंडिया के अंदर। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को एक करना एक तरीके से, और उनको अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके अंडर लेके आना। सो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो प्रिंसली स्टेट्स की समस्या ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था। और इसी चैलेंज में कई सारे चैलेंज है। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आज भी फेस कर रहे हैं हम, कश्मीर इशू, है ना। सो कश्मीर इशू वॉज इशू ऑफ प्रिंसली स्टेट विच इंडिया फेस्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखिए कश्मीर का जो इशू था वो ऐसा इशू था कि इन प्रिंसली स्टेट जो है ना ये 565, अब जब पार्टीशन हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन ने इन सब प्रिंसली स्टेट्स को एक ऑप्शन दिया कि आपके पास ये ऑप्शन है कि ईदर यू कैन चूज इंडिया, ईदर यू कैन चूज पाकिस्तान, और यू कैन रिमेन फ्री। या तो आप इंडिया को चूज कर सकते हो, यू कैन मर्ज इन इंडिया, और यू कैन मर्ज इन पाकिस्तान, और यू रिमेन फ्री, या आप फ्री रह सकते हो। सो देयर वर फ्यू प्रिंसली स्टेट्स विच वांटेड टू रिमेन फ्री, वो फ्री रहना चाहते थे। वाई दे वुड शेयर देयर पावर विथ अदर्स। तो कई सारे स्टेट्स जो फ्री रहना चाहते थे। तो इसी में से एक जो इंपॉर्टेंट स्टेट था प्रिंसली स्टेट, दैट वाज कश्मीर, कश्मीर का इशू। एंड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इट रिमेन्ड confused, है ना। The king of the Kashmir was Raja Hari Singh, so he remained confused, and afterwards the guerrillas of the Pakistani armies and all Mujahideens, they sent the Mujahideens there in Kashmir. तो बहुत सारे लोग वहाँ से आ गए हमारे इधर। फिर ultimately Hari Singh decided that we will sign the letter of accession with India, and he sent this letter to Jawaharlal Nehru. And then Indian armed forces were sent there to protect Kashmir, and this issue was then brought into the UN, United Nation में लेके आ गए इस इशू को। अल्टीमेटली क्या हुआ, यूएन ने रेजोल्यूशन पास किया जो जहाँ पे है वो वहीं पे रह जाए। सो आज हम POK कहते हैं, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये पार्टीशन की प्रॉब्लम है कि पार्टीशन के बाद में वहाँ पे जो कबायली और जो मुजाहिदीन और जो थे जिनको नाम देते हैं मुजाहिदीन, और जो पाकिस्तानी आर्मी थी वो वहाँ पे आ गई और उन्होंने कुछ पार्ट पे कब्जा कर लिया जो आज तक उनके पास में, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये प्रॉब्लम तब से अब तक प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम, जूनागढ़ की प्रॉब्लम, हैदराबाद की प्रॉब्लम जो आगे हम देखने वाले हैं, मणिपुर की प्रॉब्लम। अब देखिए ये देखिए पिक्चर आप यहाँ पे। सो दैट वाज इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप देखिए ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। सो यू कैन फाइंड देयर वर मैनी प्रिंसली स्टेट्स लाइक राजपूताना, ग्वालियर, है ना, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर. So there were many princely states and there were many provinces also. Bombay, okay, Madras, Bengal, these were the provinces. Now, very important, Hyderabad. Actually, Hyderabad was also very big princely state, very important princely state. यहाँ पे देखिए आप मैप के अंदर देखिए. This is Hyderabad, you can see, very big.
at that moment of time, and very rich also. This princely state was very rich, बहुत rich था ये princely state, रियासत. अब ये जो रियासत है हैदराबाद की, इन्होंने भी क्या डिसाइड किया, बिकॉज द लीडर ऑफ द हैदराबाद वॉज मुस्लिम, हाउएवर द पॉपुलेशन वॉज मेजोरिटी हिंदू, लेकिन वहाँ जो निज़ाम था वो क्या था, मुस्लिम था. एंड ही अनाउंस्ड, उनका जो इंटेंशन था, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वांटेड टू रिमेन फ्री, लेटर ऑन ही वांटेड टू मर्ज हैदराबाद इनटू पाकिस्तान, बट दिस वाज नॉट पॉसिबल. ऐसा पॉसिबल कैसे होता, किस तरीके से पार्टीशन होता आगे, इस मैप को देख के समझिए आप, है ना. ऐसा एक जूनागढ़ को लेके इशू आया था. तो पार्टीशन जो था, डिवाइड एंड रूल, इट वाज जस्ट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी मेड बाय द ब्रिटिशर्स एंड इम्प्लीमेंटेड लेटर ऑन विद द हेल्प ऑफ सम एम्बिशियस लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग और सम अदर लीडर्स. ओके, अब गवर्नमेंट की क्या अप्रोच रही. अब जब देखिए इसमें क्या बता रहा है आपको, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज प्रिंसली स्टेट डिनाइड, उन्होंने कहा कि हम अपने जो है मेंबर्स इसमें नहीं भेजेंगे. एंड लेटर ऑन व्हेन पार्टीशन हैपेंड, देन फ्यू ऑफ प्रिंसली स्टेट्स सेड दैट वी वुड रिमेन फ्री एंड फ्यू ऑफ सेड दैट वी वुड मर्ज विद पाकिस्तान, बट द कंडीशंस वर नॉट गुड फॉर देम, बिकॉज कुछ प्रिंसली स्टेट जो थे इंडिया के बिल्कुल मिड में थे, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि वो उनको मर्ज किया जाए पाकिस्तान के साथ में. ओके, बट व्हाट वाज गवर्नमेंट्स अप्रोच. अब गवर्नमेंट की अप्रोच क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके बन सकता है फाइनल में, यहाँ पे आने लायक क्वेश्चन है. गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी. जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को पार्लियामेंट में कन्वर्ट कर दिया गया था, फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट टुक ए फर्म स्टैंड अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू स्मॉल principalities of different sizes. The Muslim League opposed the Indian National Congress and took the view that the states should be free to adopt any course of they liked. मुस्लिम लीग ने बोला कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनमें से जो जिस कंट्री के साथ मिलना चाहे उसमें मिल सकते हैं, बिकॉज मुस्लिम लीग थॉट दैट देयर वर मैनी प्रिंसली स्टेट्स विच हैड Muslims as their leader or Muslims as their king. They would merge with Pakistan. That's how Pakistan will gain many things. But Indian government, specifically Indian National Congress, was opposed of this view. They said that इस तरीके की चीज़ें जो है सबको, मतलब क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता कि किस तरीके से मिड में अगर इंडिया के कोई स्टेट है तो वो पाकिस्तान के साथ मिले. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली, सरदार पटेल was given the task to integrate all these princely states, and actually ultimately he integrated all the princely states. That's why he is called as the Iron Man of India, है ना. वैसे आयरन मैन तो टोनी स्टार्क को बना रखा है मूवी में, लेकिन हमारे देश के आयरन मैन, जो पॉलिटिकली आयरन मैन, सो ही इज़ सरदार पटेल. ठीक है, अब देखिए, आइए यहाँ पे, आप में से कई आयरन मैन के फ़ैन होंगे शायद. देखिए, मैं भी हूँ खुद भी. चलो देखिए क्या बता रहा है आपको सरदार पटेल के बारे में. सरदार पटेल वॉज India's deputy prime minister and first home minister, and he was given the task to integrate India. Therefore, he was called as, still he is called as Iron Man of India. And आगे देखिए क्या हुआ, टास्क कंप्लीट किया. एंड फॉर इंस्टेंस देयर वर 26 स्मॉल स्टेट्स इन टुडेज ओडिशा. अब देखो कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन थी, इमेजिन करके सोचिए. आज का जो उड़ीसा है उसमें सिर्फ 26 अलग अलग स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट. तो इंडिया किस तरीके से डिवाइडेड था, 565 प्रिंसली स्टेट्स. यू कैन इमेजिन 565 अलग अलग देश होते अगर ये इंटीग्रेट नहीं हो पाता तो ऐसे जो ग्रेट लीडर्स हैं उनको, उनके बारे में हमें जानना चाहिए और कि किस तरीके से उन्होंने अप्रोच ली और अल्टीमेटली इंटीग्रेट किया इंडिया को. अब देखो, द गवर्नमेंट्स अप्रोच वाज गाइडेड बाय 3 कंसिडरेशन. अब ये आपको क्वेश्चन बन सकता है, वाई और हाउ वाज और व्हाट वाज द गवर्नमेंट्स अप्रोच रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स एंड हाउ गवर्नमेंट अप्रोच्ड टू द प्रिंसली स्टेट्स आफ्टर पार्टीशन. सो देयर वर 3 कंसिडरेशन. 3 कंसिडरेशन गवर्नमेंट के दिमाग में थी. क्या? द पीपल ऑफ द मोस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन. कि ज़्यादातर जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके जो लोग हैं, मोस्टली ऑल ऑफ द पीपल, मोस्ट पीपल, जो ज़्यादातर पीपल जो वो क्या चाहते हैं, दे वांट टू मर्ज इन इंडिया. टेक एग्जाम्पल ऑफ हैदराबाद, टेक एग्जाम्पल ऑफ जूनागढ़, टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी अदर प्रिंसली स्टेट. सो दैट वाज द फर्स्ट अप्रोच कि गवर्नमेंट का ये मानना था कि जो प्रिंसली स्टेट्स के जो लोग हैं दे वांट टू मर्ज इन इंडिया. Second, the government was prepared to be flexible in giving autonomy to some regions. अब गवर्नमेंट का ये भी मानना था कि because these princely states had autonomy and they have their own administration, own functions, so कुछ autonomy हम भी इनको दे सकते हैं. Okay, this idea or the idea was to accommodate plurality and adopt a flexible approach in dealing with demands of this region. Thirdly,
In the backdrop of partition, which brought into focus the contest over demarcation of territory, the integration and consolidation of the territorial boundaries of the nation had assumed supreme importance. अब जब partition हो गया था तो उसके backdrop से हमने एक चीज़ सीख ली थी, क्योंकि डिमार्केशन हो नहीं पाया था 1947 तक, फिर इवन 15 अगस्त तक नहीं पता लग पाया था पंजाब को, कौन सा पंजाब का पार्ट जो है इंडिया में, कौन सा पाकिस्तान में, बंगाल का कौन सा पार्ट इंडिया में, कौन सा पाकिस्तान में, जिसके कारण हज़ारों लोग मारे गए और इतना दंगे फसाद हुए. सो इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि अल्टीमेटली डिमार्केशन हो, कोई कन्फ्यूजन ना रहे. सो ये 3 इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन थी गवर्नमेंट के दिमाग में, और इसके बेसिस पे गवर्नमेंट की पूरी अप्रोच कंसिडर थी, और उन्होंने अप्रोच किया, और उनका मेन मानना था कि हमें क्या करना है, इन सब प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना. इफ दे नीडेड टू बी गिव सम ऑटोनॉमी वी विल ग्रांट इट. अगर कुछ ऑटोनॉमी देनी है तो हम देंगे, बट वील हैव टू डिमार्केट द बॉर्डर्स को हमें डिमार्केट करना होगा. इसीलिए क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यहाँ पे देखिए एक वर्ड है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. तो ये क्या है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? दिस वॉज ए डॉक्यूमेंट. मोस्ट ऑफ द रूलर्स और द स्टेट्स हैड टू साइन ऑन दिस डॉक्यूमेंट इफ दे वांटेड टू मर्ज इन इंडिया, है ना, और बिकम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन. सो दे हैड टू साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. सो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके, what do you mean by instrument of accession? So instrument of accession was a document made by Indian government for the princely states to sign on it to merge in Indian Union or to become part of Indian Union or Union of India. ठीक है. अब देखिए accession of princely states जो हैं, बहुत सारे, ज़्यादातर तो mostly all the princely states signed, but few princely states like Junagadh, Hyderabad, Kashmir, Manipur, it became little difficult और काइंड ऑफ chaotic ऑल्सो. कुछ chaos का जो है वो इशू बन गए, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आई गवर्नमेंट को, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट टैकल्ड दिस प्रॉब्लम. हाउएवर कश्मीर की प्रॉब्लम तो आज तक हम फेस कर रहे हैं, है ना. द इशू ऑफ जूनागढ़ वॉज रिजॉल्व आफ्टर ए प्लेबिसाइट कन्फर्म्ड पीपल्स डिजायर टू जॉइन इंडिया. दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि द इशू ऑफ जूनागढ़ also because the leader wanted to, the Junagadh king wanted to merge its territory or his territory into पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, लेकिन the people wanted to be in the part of Indian Union. So therefore a plebiscite was conducted there. एक plebiscite, वहाँ plebiscite का मतलब होता है रेफरेंडम, जब लोगों को एक वोटिंग के लिए, जनमत जिसको हम हिंदी में कहते हैं, जनमत मतलब लोगों को एक ऑप्शन दिया जाता है, either they want to do something or not. सो एक प्लेबिसाइट हुआ जिसमें लोगों ने बोला कि हम इंडियन यूनियन के साथ में, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ में मर्ज होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं. दैट्स हाउ जूनागढ़ वाज मर्ज्ड विद इंडिया. एंड कश्मीर का जो इशू है वो हम डिटेल में चैप्टर 8 में भी समझेंगे. जो मैंने अभी आपको बताया, राजा हरि सिंह का इशू था, किस तरीके से जो है इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस द इशू बिकेम अनसॉल्व्ड and Pakistani sent their guerrillas there and their Pakistani army and Kabylis there. Therefore they just captured area of Kashmir which is today called as POK, Pakistani occupied Kashmir, जिसको हम रिगार्ड करते हैं. तो ये इशू आज भी हम फेस करते हैं कश्मीर को लेके. इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के साथ में लड़ाइयाँ भी लड़ी बहुत, है ना, लेकिन अभी तक वो इशू एक तरीके से रिजॉल्व नहीं हुआ. बट राइट नाउ गवर्नमेंट इज़ वर्किंग टू रिजॉल्व दिस इशू. एंड यस, Kashmiris also, they are also understanding where their interests lie, उनके इंटरेस्ट कहाँ पे हैं. अब देखिए डिटेल में 8 नंबर चैप्टर में हम इसको समझेंगे. और अब देखिए ये जो पिक्चर है, सरदार पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया, है ना. तो वैसे आयरन मैन जैसे इन्होंने कोई टेक्नोलॉजी मशीन नहीं पहनी हुई है, लेकिन अपनी विल पावर से, अपनी कैपेबिलिटीज से, अपनी जो है दिमाग से इनको आयरन मैन बोला जाता है ऑफ इंडिया. और पास में आप देख पा रहे हो ये निज़ाम है हैदराबाद का. सो निज़ाम सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ इंडियन आर्मी. बहुत लोग मारे गए थे. इस अल्टीमेटली इंडियन आर्मी को भेजना पड़ा था ऑपरेशन पोलो. इसको जो ऑपरेशन किया गया था ना उसको बोला जाता है ऑपरेशन पोलो. व्हेन इंडियन आर्मी वाज सेंट टू हैदराबाद बिकॉज देयर वर मैनी ट्रुप्स ऑफ निज़ाम which were called as रजाकार्स, जिनको रजूकार्स या रजाकार्स बोला जाता था. एंड उन्होंने क्या किया, दे एक्सप्लॉइटेड द पीपल. उन्होंने वो लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, मारते थे. तो देयरफॉर अल्टीमेटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड दैट वी विल मर्ज हैदराबाद इन इंडिया विथ फोर्स. एंड दे सेंट इंडियन आर्मी देयर. एंड विद इन फ्यू टाइम द निज़ाम आर्मी सरेंडर्ड. एंड यू कैन सी द पिक्चर ऑफ निज़ाम हेयर. ओके, सो हैदराबाद का इशू, ये जो ऑपरेशन पूरा किया गया था इसको क्या बोला जाता है, ऑपरेशन पोलो. ठीक है,
ये आपको इस पैराग्राफ में भी दे रहा है कि हैदराबाद बहुत इंपॉर्टेंट रियासत थी उस ड्यूरेशन में. हैदराबाद वॉज लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसी स्टेट्स एंड वॉज सराउंडेड बाय एंटायरली इंडियन टेरिटरी. ठीक है, जैसे इसके कुछ पार्ट आज के महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्रा में यहाँ तक आते, इतनी बड़ी टेरिटरी थी. ये इसके जो राजा होते थे हैदराबाद को अपने आप को क्या बोलते थे? निज़ाम. निज़ाम वॉज जस्ट अ टाइटल. इट वॉज जस्ट अ टाइटल अडॉप्टेड बाय द किंग ऑफ हैदराबाद. Now, after partition, Nizam wanted an independent status for Hyderabad. Nizam wanted to make Hyderabad as a country, है ना, free country. And he entered into such as called a standstill agreement. He did not decide even till November 1947. He did not decide what to do. He was just in negotiation. और इसी दौरान वो जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ में भी नेगोशिएट कर रहा था, इंडियन गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा था. सो अल्टीमेटली जो है क्या किया गया, इंडियन गवर्नमेंट सेंट इंडियन आर्मी देयर एंड दैट ऑपरेशन वाज कॉल्ड एज ऑपरेशन पोलो. एंड रजाकार्स, हु वर द रजाकार्स? पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ द निज़ाम विच वॉज नोन एज रजाकार्स. रजाकार्स बहुत जो है कम्युनल नेचर के वायलेंस करते थे वहाँ पे और बड़े पैमाने पर लोगों को मारा जाता था. तो इसलिए अल्टीमेटली इंडियन आर्मी को भेजा गया. एंड इन सितंबर 1948, ठीक है, सितंबर 1948 में ये हुआ. एंड अल्टीमेटली इंडियन आर्मी कंसीडर्ड and it just defeated the Razakars and Nizam's army, and that's how Hyderabad was merged in India. इस तरीके से हैदराबाद को इंडिया में मिला लिया गया. अब हम देखते हैं मणिपुर का. मणिपुर का बड़ा इंटरेस्टिंग है. देखो वैसे कार्टून देखते हैं. ये देखो कार्टून क्रिटिसाइज कर रखा है. ये जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे यू कैन सी ए पर्सन, है ना, एक पर्सन जो है स्टेट्स पीपल, उस पर प्लाकार्ड लगा हुआ है एक तरीके से, और उसके ऊपर जो है बोधा चंद्र सिंह. दिस कार्टून इज रिप्रेजेंटिंग बोधा चंद्र सिंह हु वाज द किंग ऑफ मणिपुर. मणिपुर का किंग था. और दिस कार्टून इज रिप्रेजेंटिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, है ना. अब देखिए नेक्स्ट क्या बता रहा है आपको. सो मणिपुर का क्या इशू था कि इंडिपेंडेंस के कुछ दिनों पहले तक द महाराजा ऑफ मणिपुर बोधा चंद्र सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद द इंडियन गवर्नमेंट. उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया. उनको ये अश्योरेंस मिली कि इंटरनल ऑटोनॉमी मिलेगी उनको मणिपुर के अंदर, दैट ही कैन मेक सम टैक्सेस और ही कैन इम्पोज सम टैक्सेस एंड ही विल बी एबल टू रूल, ना, कुछ ऑटोनॉमी उनको दी जाएगी. बट ऑल अदर अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स विल बी टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट. सो अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन महाराजा ने इलेक्शन करवाया. एंड कब इलेक्शन करवाया? जून 1948 में. जून 1948 में. हमारे देश में इलेक्शन कब हुआ था? दिसंबर 1951 में, जिसको 52 का इलेक्शन भी कहते हैं कई बार, है ना, जनरल इलेक्शन. सो एंड द स्टेट बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. इस तरीके से स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया. और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन बन सकता है आपके, और ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, कि मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. The universal adult franchise first it was given to Manipur. Means Manipur gave its people the right to universal adult franchise, and people voted in June 1948, and that's how it became constitutional monarchy. Constitutional monarchy बना, राजा का शासन वहाँ पे establish हुआ, and kind of democratic values established there, है ना. फिर कुछ problems हुई कि जो legislative assembly थी मणिपुर की, वो उनका कुछ differences थे कि इंडिया के साथ मर्ज किया जाए या नहीं किया जाए. बहुत लोग इसका विरोध भी कर रहे थे वहाँ पे असेंबली के अंदर. जो स्टेट कांग्रेस पार्टी थी वो दे वांटेड टू मर्ज. अदर पॉलिटिकल पार्टीज वर अपोज टू दिस. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन प्रेशरिंग द महाराजा इनटू साइनिंग ए मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949. अल्टीमेटली सितंबर 1949 में एक मर्जर का एग्रीमेंट साइन किया गया और इस साइन के साथ में इसको मर्ज कर लिया गया. और हालांकि इसमें देखो प्रॉब्लम क्या हुई, विदाउट कंसल्टिंग द पॉपुलरली elected legislative assembly of the Manipur, this caused a lot of anger and resentment in Manipur, the repercussions of which are still being felt. कि जो असेंबली को इन्होंने डिस्कस नहीं किया बोधा चंद्र सिंह ने, और इन्होंने डायरेक्टली दे साइन द एग्रीमेंट विद इंडियन गवर्नमेंट ऑफ मर्जर, बिकॉज देयर वर मैनी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दे अपोज्ड टू मर्ज विद इंडिया. वो इंडिया के साथ मर्ज होने से मना कर रहे थे, फिर भी इन्होंने साइन किया. सो अल्टीमेटली क्या, बहुत लोगों ने विरोध किया, एंड सम इवन स्टार्टेड अपराइजिंग भी स्टार्ट कर दी उन्होंने. आर्म्स, दे टुक आर्म ऑल्सो, मैनी पीपल हु अपोज्ड इट. सो ये प्रॉब्लम मणिपुर की कुछ स्केल पर आज भी फेस कर रहे हैं. अब देखो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, एज यू कैन अंडरस्टैंड विद द टॉपिक इटसेल्फ, रीऑर्गेनाइज करना, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना. सो अब स्टेट को किस तरीके से रीऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि 565 स्टेट्स तो बनाए नहीं जा सकते थे भाई,
है ना। अभी हमने देखा अराउंड 25 स्टेट्स वर देयर इन उड़ीसा इटसेल्फ, उड़ीसा जैसे राज्य में 25 स्टेट्स थे। राजस्थान दैट वाज कॉल्ड एज राजपूताना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, देयर वर अराउंड 19 जो है इंपॉर्टेंट, वैसे 21 3 ठिकाने वो 19 वहाँ पे जो थे एक तरीके से अलग अलग प्रिंसली स्टेट थे राजस्थान जैसे स्टेट के अंदर। तो इतने प्रिंसली स्टेट्स, इतने सारे स्टेट्स तो बनाए नहीं जा सकते थे। तो कैसे रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए स्टेट्स का, क्या लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट को बनाया जा सकता है, यही डिसाइड करने के लिए एक रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था, विच वुड डिसाइड ऑन व्हाट बेसिस रीऑर्गेनाइजेशन कैन बी डन, रीऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस पे किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कि कई सारे स्टेट्स जो हैं, जब प्रिंसली स्टेट्स अलग हो गए, इंडिया आज़ाद हो गया, सब कुछ हो गया, तो बहुत सारे स्टेट जैसे मद्रास वॉज ब्रिटिश प्रोविंस, यू नो। मद्रास में आज का जो तमिलनाडु है, कुछ पार्ट इसका आपका जो आपका आंध्रा है उसका शामिल था। तो ये जो है यहाँ पे जो तेलुगु स्पीकिंग पर्सन्स थे तमिलनाडु के अंदर, जो आज का तमिलनाडु मद्रास जो था, दे अपराइज्ड इन सेंस दे started opposing the government. They said that a new state must be formed on the basis of language Telugu. So the people who are speaking Telugu language, a separate state must be made for them, and that must be called as Andhra Pradesh. को आंध्र प्रदेश बोला गया बाद में। इसी को ध्यान में रखते हुए पोट्टी श्रीरामुलु, एक बहुत बड़े लीडर थे पोट्टी श्रीरामुलु। हाउएवर ही वाज, जैसे यहाँ पे देखिए, ये पोट्टी श्रीरामुलु गांधीयन वर्कर थे और गवर्नमेंट का पार्ट थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे, सत्याग्रह में इन्होंने पार्ट किया था और कांग्रेस से की आइडियोलॉजी से भी बिलोंग करते थे। ही वेंट इनटू फास्ट, ये फास्ट पे चले गए, इन्होंने फास्ट किया, अनशन जिसको कहते हैं ना, एक तरीके से अन्न त्याग देना, है ना। सो ही वेंट इनटू फास्ट एंड फॉर ऑन व्हाट कॉजेज, विच इशू, किस इशू पे, क्या डिमांड थी इनकी? डिमांड ये थी, ही वांटेड टू मेक अ सेपरेट तेलुगु स्टेट, है ना, तेलुगु स्पीकिंग स्टेट कॉल्ड, जिसको बाद में आंध्र प्रदेश बोला गया। फॉर 52 डेज ही वेंट इनटू फास्ट में 52 डेज तक रहे। अल्टीमेटली ही डाइड, ये खत्म हो गए। इसके बाद में बहुत वायलेंस हुआ, बहुत लोगों ने विरोध किया ज़बरदस्त। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि न्यू स्टेट मस्ट बी फॉर्म्ड इन आंध्र प्रदेश। सबसे पहले बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बेसिस पे सबसे पहले कौन सा स्टेट बना? आंध्र प्रदेश। कब बना? दिसंबर 1952 में। ओके, and after which event it was made? After the event of Potti Sriramulu, because he went on strike for 56 days, 56 दिन की स्ट्राइक उन्होंने की थी, and ultimately it leaded to his death, जो बाद में ख़त्म हो गए थे। and violent protest हुए, outburst हुआ एक तरीके से प्रोटेस्ट का, पुलिस फायरिंग करनी पड़ी, कई जो मारे गए। फिर गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, दिस इशू मस्ट बी एड्रेस्ड, इस इशू को एड्रेस किया जाना चाहिए। तो लैंग्वेज के बेसिस पे पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। और इसी को ध्यान में रखते हुए आपके जो है 1953 में इस्टेब्लिश किया गया रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इस्टेब्लिश किया गया और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि ऑन लैंग्वेज बेसिस हाउ मेनी स्टेट्स कैन बी मेड, कितने स्टेट्स बनाए जा सकते हैं और कौन से बेसिस पे हम बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने। अब देखो, जब 1961 में रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया इंडिया का, तो फिर इंडिया कैसा था? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखिए स्टेट्स इस तरीके से जो है आंध्र प्रदेश जो आपके बना दिया गया था, मद्रास से अलग कर दिया गया था, केरला बन गया। इधर बॉम्बे में जो गुजरात है, गुजरात महाराष्ट्र अलग हो गए थे। इस तरीके से ये जो है आपके स्टेट जो हैं वो फॉर्म हुए आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट इन 1961। तो कितने स्टेट बने इस रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट के बाद में? 14 स्टेट्स टोटल और 6 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, 14 राज्य बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए। आज कितने हैं? 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख दे बोथ हैव बीन सेपरेटेड एंड दे हैव बिकम यूनियन टेरिटरीज। अब देखिए, ये आपके क्वेश्चन आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन पे नोट लिखो, राइट ए नोट ऑन रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। So State Reorganization Commission was given task in 1953, and what task they have been given? They were given the task, मतलब earlier what tasks they were given? They were given the task to look into the affairs of states, how the boundaries of states can be made, कैसे बाउंड्रीज जो स्टेट की वो बनाई जा सकती है, कैसे रीड्रॉ किया जा सकता है स्टेट्स को और किस बेसिस पर। तो इसकी रिपोर्ट जो है अल्टीमेटली बाद में एक्सेप्ट की गई एंड ऑन इट्स रिपोर्ट जो इसने 1955 में सबमिट की थी, 1953 में इसको बनाया गया था कमीशन को, 55 में रिपोर्ट सबमिट की, 56 में एक्ट आया, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और उसके बेसिस पे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बने। ओके, अब इसको इस कार्टून से समझते हैं। देखो, इस कार्टून से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यू कैन सी एट द मिड
Jawaharlal Nehru, who was our first prime minister, and you can see there are a lot of people encircling him, इनको encircle किए हुए हैं, and they are demanding their issue. कुछ कह रहे हैं महा गुजरात है ना, विशाल आंध्रा, संयुक्त कर्नाटक है ना, बृहद महाराष्ट्र है ना, like this, विदर्भ. So many कुछ issues on the basis of language. There were many people who wanted to expand their states or wanted to demarcate the boundary of the states on the language basis. तो इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स जो है जवाहरलाल नेहरू को फेस करने थी. अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, इसी के बेसिस पर अल्टीमेटली स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया एंड इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट. अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड दैट 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज विल बी मेड. आज आते आते हम 28 स्टेट्स पर आ गए. अब आप कहोगे सर इतने स्टेट्स और कैसे बन गए हैं? सो बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ऑफ अदर इश्यूज, गवर्नमेंट हैज़ टाइम टू टाइम मेड मैनी अदर स्टेट्स. टाइम टू टाइम में बहुत सारे स्टेट्स जो हैं सेपरेट कर दिए, बाइफर्केट कर दिए और बना दिए गए. टाइम पर ऐसा हुआ है. तो आई होप रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स आपको समझ में आ गया होगा ना, क्या है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट. अब देखो, वैसे ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग कार्टून है. आपके कार्टून भी आएंगे, कार्टून की हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे. उसमें आपको अलग से आपको यहाँ पे वीडियो अवेलेबल हो जाएगा कार्टून का, जिसमें हम देखेंगे कैसे कार्टून्स जो हैं सारे सिर्फ आपके 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के क्या उनका मतलब होता है. तो यहाँ पे देखो एक जीनी आपको दिखा रहा है जो चिराग से निकल रहा है, SRC, दैट इज स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन. अब इस जीनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लैंग्वेज बेसिस पर कितनी स्टेट बनाया जाए, क्या बनाया जाए. भाई देखिए, सो SRC, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, दिस इज जीनी रिप्रेजेंटिंग SRC, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन. और इसका टास्क ये था कि भाई देखना ऑन द लैंग्वेज बेसिस हाउ मेनी स्टेट्स कैन बी मेड. क्योंकि एक्चुअली गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट डिड नॉट वांट टू मेक स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. क्योंकि गवर्नमेंट का मानना था अगर लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने लग गए तो बहुत सारे स्टेट्स फॉर्म हो जाएंगे. तो इसलिए शुरू में गवर्नमेंट ने डिनाई किया था. इसीलिए जो पोटी श्रीरामुलु जो थे आपके 56 डेज के फास्ट पे गए, अल्टीमेटली ही डाइड. सो दैट इज द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन. ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन था. और आज भी जो है अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं ऑन द लैंग्वेज बेसिस. यही आंध्र प्रदेश जो है 2014 में आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया वापस आपका, जिसमें तेलंगाना बना दिया गया है ना. सो इस तरीके से डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो फॉर्म हुए टाइम टू टाइम. तो ये आपका चैप्टर जो है पूरा हो गया एंड इसमें हमने डिटेल में डिस्कशन किया. क्या क्या जो है आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं और इस चैप्टर में से, और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है. चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा. इसका एक अलग से क्वेश्चंस की वीडियो भी हम बनाने की कोशिश करेंगे, वो आपको अवेलेबल हो जाएगी. आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करने को, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे कंटेंट अवेलेबल होंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू ऑल ऑफ यू.